नमस्कार दोस्तों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री की क्लास भाग 4 सिंधु सभ्यता में मैं सुरजीत सिंह जाखड़ एक बार फिर सभी का आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अभी तक भाग 3 हुए उसमें हम पहुंचे थे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर। उन प्रमुख विशेषताओं में से टाइम की बचत के लिए मैंने एक विशेषता आज क्लास के पहले ही बोर्ड के ऊपर लिख दी है, जो है सिंधु सभ्यता की कालक्रम, सिंधु सभ्यता का समय निर्धारण। सिंधु सभ्यता कब से लेकर कब तक अस्तित्व में रही उसके विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इनमें से कौन सा मत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत दिए गए। जो मत बहुत सी बार पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहां पर लिखा है। अब हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने देखो मार्शल का मत लिखा है 3250 से 2750 बीसी। ये सभी बीसी में है। बीसी से मेरा तात्पर्य है ईसा पूर्व। देखिए बीसी या एडी या फिर ईसा पूर्व या ईसवी, इससे समय का निर्धारण किया गया है विद्वानों ने। अर्नेस्ट मैके ने इसे 2800 से 2500 बीसी, एमएसवी यानी माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने अपना समय दिया है 3500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व या बीसी का। पिगट महोदय काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक क्वेश्चन आप बार बार सुनते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा बहनें कहा गया है। ये जो कथन है वो पिगट साहब का है और इन्होंने इसका समय निर्धारण किया है 2500 से लेकर 1500। आर एस शर्मा रविशंकर 2500 से 1800, प्रोफेसर डेल्स 2100 से 1864, C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति 2300 से लेकर 1750, डीपी अग्रवाल, रोमिला थापर, ये भी इसी को मानते हैं। और आपकी जो एनसीईआरटी है जिसे हम मानक मानते हैं उसके अंदर ये डेट दी गई है 2500 से लेकर 1800। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है? अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो मत है वो है कार्बन 14 पद्धति। एक नंबर पर आप इसे रख सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके आधार पर जीवाश्म की, जो भी दबे हुए जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं उनकी आयु ज्ञात की जाती है कार्बन के आधार पर। किस प्रकार से की जाती है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कौन सा मत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हो गया कार्बन 14 पद्धति। दूसरा मैं आपको इसमें शामिल करूं तो होगा मार्शल का। यह मत भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक आप याद रख सकते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मानक पुस्तक, कार्बन 14 वैज्ञानिक पद्धति और मार्शल, जो कि बहुत ज्यादा अगर किसी का योगदान सिंधु सभ्यता की जानकारी में है तो वो है सर जॉन मार्शल। ये बातें हुई हमारी इसके कालक्रम से संबंधित। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कार्बन 14 पद्धति की। देखिए दोस्तों, ये जो पद्धति है ये एक तरीके की वैज्ञानिक पद्धति है। ये एक तरीके की वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति की अगर मैं बात करूं तो इस पद्धति के अनुसार जो भी कोई जीवाश्म है उन जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? देखिए, एक जीवाश्म की मृत्यु होगी तो उसमें कार्बन पाया जाता है। यह कार्बन उसके अंदर C12 और C14 होता है। एक जीवाश्म में C12 और C14 कार्बन पाया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद ये जो C12 है ये तो उसकी मात्रा तो उसमें उतनी की उतनी बनी रहती है, लेकिन जो कार्बन 14 है इसकी जो मात्रा है वो एक निश्चित आयु के पश्चात या निश्चित समय के पश्चात वो आधी रह जाती है।
वो मात्रा आधी रह जाती है। तो इसी पद्धति को कहा जाता है कार्बन 14 पद्धति। अब इसके आधार पर हम किस प्रकार से ज्ञात करें? तो देखिए, यदि एक जीवाश्म में कार्बन की मात्रा होनी चाहिए 5 केजी, कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 5 केजी। एक जीवाश्म में यदि कार्बन की मात्रा होनी चाहिए 5 केजी, लेकिन उसमें यह निर्धारित है कि 500 वर्ष के पश्चात उसमें यह कार्बन की मात्रा रह जाएगी आधी। मैंने कहा ना, एक निश्चित अवधि के पश्चात वह मात्रा कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। तो यदि एक व्यक्ति में 2.5 केजी 2.5 केजी कार्बन की मात्रा है, 500 साल में रहेगी आधी, तो उसकी आयु जब वो मरा तो उसमें होनी चाहिए 5 केजी, और यदि उसमें 2.5 केजी यदि बची है तो उसकी आयु हो जाएगी 500 वर्ष। और अगर इससे हम कम आएंगे, 1.25 केजी यदि रही तो उसकी आयु 1000 वर्ष। इसी प्रकार से उस जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। ये तो ही कार्बन 14 पद्धति, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पद्धति, या सबसे ज्यादा बार अगर किसी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनती है कार्बन डेटिंग पद्धति, यानी डेट निर्धारित करने वाली पद्धति। तो ये हमारी आज की इसकी पहली विशेषता हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कम से कम 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये चीजें, ये 3 तो कम से कम आपको याद रखनी ही रखनी है। आगे चलते हैं अब इसकी अगली विशेषता, क्योंकि ये हमारी चौथी क्लास है और जल्दी ही हम 5 से 6 क्लासों के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगली अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो अगली इसकी एक विशेषता है जो इसको और सभ्यताओं से अलग करती है, वो है भवन। अगली इसकी जो विशेषता है वो है भवन। भवन कह सकते हैं हम, मकान कह सकते हैं हम। तो भवनों का निर्माण किस प्रकार से होता था, किस प्रकार के भवन हमें नजर आए, उनकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती। देखिए, सामान्यतः भवनों का जो निर्माण था वह कच्ची व पक्की ईंटों से। भवनों का जो निर्माण किया गया था सिंधु सभ्यता में वो कच्ची और पक्की ईंटों से। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। जब हमने इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से अलग किया था तो हमने कहा था कि काले सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंटों के साथ साथ बहुतायत में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। दूसरी इसकी जो भवन की विशेषता थी वो थी भवन एक मंजिला व 2 मंजिला, यानी एक मंजिल से अधिक 2 मंजिले भी भवन हमें दिखाई दे सकते हैं। मैंने आपको एक फिल्म के बारे में बताया था, उसमें अगर हम चर्चा करते हैं, अगर आप में से वो किसी ने फिल्म देखी हो, देखनी भी चाहिए, कि यदि जिस प्रकार से ऋतिक रोशन और उसका दोस्त व्यापार करने के उद्देश्य से मोहनजोदड़ो नगर में प्रवेश करते हैं तो द्वार के ऊपर ही उसके दोस्त से मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं कि यह क्या अजूबा है, मकान के ऊपर मकान रखा हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर एक से अधिक मंजिलों के भवन भी व्याप्त था। भवनों के दरवाजे,
पीछे गलियों में खुलते थे। भवनों के जो दरवाजे थे वो पीछे गलियों में खुला करते थे। देखिए कुछ इस प्रकार से था। यह है नगर, ये दूसरा टीला, इनकी सड़कें, ये बीच का इनका चौक, ये इनकी सड़कें, ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहां इनके भवन बने हुए होते थे और ये भवन, इनके दरवाजे गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। इनके भवनों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। यानी हम कह सकते हैं ये शांतिप्रिय सभ्यता थी। सड़कों की जो जानकारी होगी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये टीला जिनके की मैंने आपको बताया था जन सामान्य जहां पर निवास करता था, पूर्वी टीला या पूर्वी प्रवेश द्वार। कहने का मतलब बीचों बीच से सड़क निकलती थी, आगे गलियां होती थी, उन गलियों के अंदर भवन बने हुए थे और उन भवनों के अंदर जो भवनों के दरवाजे थे वो पीछे गलियों की साइड में खुला करते थे। लेकिन क्या पूरी सिंधु सभ्यता में भवनों के दरवाजे जो थे वो गलियों में खुला करते थे? क्या प्रत्येक नगर में वो गलियों में खुला करते थे? तो यह एक अपवाद स्वरूप पूछा जाता है और हमें दिखाई देता है एक स्थान, लोथल। गुजरात का स्थल है, हम इसको विस्तृत तौर से भी पढ़ेंगे। लोथल में भवन के दरवाजे सामने की तरफ मिले। लोथल में जो भवन के दरवाजे हैं वो सामने की तरफ मिले। यह हमें अपवाद स्वरूप दिखाई देता है। जैसे हमने दुर्गों के अंदर देखा था कि चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जहां पर कि दुर्ग के निर्माण नहीं किया गया था। उसी प्रकार से लोथल में भवन के दरवाजे हमें सामने की तरफ दिखाई दी। अगली जो विशेषताएं हैं उसमें अगर हम बात करें तो भवन कालीबंगा में, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, तो कालीबंगा में भवन में दरारें मिली जो भूकंप का प्रमाण थी। देखिए कोई भी दीवार है अगर वो आज सही सलामत है और कल सुबह अगर उसको हम देखते हैं और हम पाते हैं कि उस भवन के अंदर हमें दरार दिखाई देगी, तो मतलब कि रात को यहां पर क्या आया था? भूकंप आया था। तो कालीबंगा नगर से हमें भवन के अंदर जो दरारें मिली हैं वो हमें भूकंप की जानकारी देती। अगली, भवन में
उन्नत जल निकास की व्यवस्था थी। पूरी सिंधु सभ्यता में उन्नत जल निकास की व्यवस्था की गई थी और इस जल निकास की व्यवस्था की तुलना क्रीट या यूनान से की गई। क्रीट या यूनान की सभ्यता से इसकी तुलना की जाती है कि कालीबंगा कालीबंगा जो एक क्षेत्र था उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है कि विश्व में एकमात्र, देखिए, विश्व में एकमात्र लकड़ी से बनी नालियों के प्रमाण, लकड़ी से बनी नालियों के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। उसकी चर्चा हम कालीबंगा सभ्यता, जब राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जो हमारे सिलेबस में है उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था थी जिस प्रकार से इस घर से नाली निकली, नाली यदि भरी तो यहां पर बना दिया गया एक खड्डा जिसे कि हम कहेंगे शोक गर्त। जब ये भरेगा तो नाली इससे आगे चलेगी, फिर इससे बड़ा शोक गर्त, फिर इससे बड़ा शोक गर्त, और फिर ये शहर के बाहर बना दिया नाला। यानी शहर का गंदा पानी शहर के बाहर आगे चलकर नाले में गिर जाता था। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के भवनों में उन्नत जल निकास की व्यवस्था थी जिसकी तुलना क्रीट यूनान के अंदर, ग्रीस कह सकते हो आप इसे, यूनान का ही नाम ग्रीस है, तो क्रीट या यूनान की सभ्यता से जिसकी तुलना की गई। और समकालीन व्यवस्थाओं में चाहे आप मेसो की व्यवस्था देख सकते हो, वहां पर हमें इस प्रकार की जल निकास की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। आगे चलें इससे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं इससे। अगली जो हमारी विशेषता है वो है मृद भांड। मृद भांड, मृद भांडों की अगर मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता के जो मृद भांड थे वो लाल रंग के होते थे। मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन। तो सिंधु सभ्यता के मृद भांड किस रंग के होते थे? लाल रंग के। और इस लाल रंग पर काले रंग का ज्यामितीय चित्रण किया जाता था। देखिए दोस्तों, मृद भांडों से लाल रंग के, या इसे हम मिले जुले रूप में कह सकते हैं लाल और काले रंग के। तो लाल रंग के मृद भांड होते थे जिन पर की काले रंग का ज्यामितीय चित्रण किया जाता था। अब यह चित्रण किस किस प्रकार से होता था? जैसे कि प्रतिच्छेदी वृत्त का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण, सीढ़ी का निर्माण, या हम कहें कंघी का निर्माण। इस प्रकार के ज्यामितीय चित्रण हमें दिखाई देते हैं सिंधु सभ्यता के मृद भांडों के ऊपर, जो कि काले रंग से किया जाता था। मृद भांडों के कुछ विशेष मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि
एक मृद भांड हमारे को मिला है हड़प्पा से। इसकी क्या विशेषता है? इस मृद भांड की विशेषता यह है कि इस मृद भांड पर मानव बच्चे का चित्रण उत्कीर्ण है। इस पर मानव बच्चे का चित्रण उत्कीर्ण है। जिस प्रकार अभी हमने बात की ना कि लाल रंग के मृद भांड पर काले रंग का ज्यामितीय चित्रण, किसी के ऊपर प्रतिच्छेदी व्रत बने हुए थे, किसी के ऊपर त्रिभुज बने हुए थे, उसी प्रकार से हड़प्पा से हमें एक मृद भांड मिलता है जिस पर कि मानव बच्चे का चित्रण हमारे को दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक और मृद भांड है जिसकी की एक प्रमुख विशेषता हमारे सामने मिलेगी। वो कहां से है? तो वो है दोस्तों लोथल से। लोथल वही गुजरात वाला। भारत में सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल गुजरात में खोजे गए, उन्हीं में से एक लोथल। लोथल में देखो मृद भांड पर एक चिड़िया उत्कीर्ण है जिसके मुंह में मछली है। मृद भांड पर एक चिड़िया उत्कीर्ण है जिसके मुंह में क्या है? मछली है, तथा नीचे लोमड़ी खड़ी है। दोस्तों ऐसी कहानी सुनी है आपने? ऊपर कोई बैठा हो, उसके मुंह में कुछ हो और नीचे कौन खड़ा हो? लोमड़ी खड़ी। ऐसी कहानी हमने बचपन में सुनी थी कौवे और लोमड़ी की, कि कौवे के मुंह में रोटी, नीचे लोमड़ी खाना चाहती थी, उसने कहा कि गाना गाओ और उसने गाना गाया और वह रोटी किधर गई? नीचे लोमड़ी के मुंह। लगभग उसी प्रकार की कहानी के जैसा चित्रण हमें लोथल के एक मृद भांड से मिला और विद्वानों ने इसका समीकरण, किस चीज का? इस कहानी का समीकरण पंचतंत्र से स्थापित किया है। यानी लोथल से हमें जो ये मृद भांड मिला है उस कहानी का समीकरण पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी पंचतंत्र। पंचतंत्र कहानी के विषय में हम आगे भी चलेंगे तो बातें होंगी। मुगल काल में भी इस कहानी का फारसी में अनुवाद हुआ है, और तो और विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में जो कहानी अनुवादित हुई है वह कहानी कौन सी है? पंचतंत्र की। लगभग अभी तक लगभग 57 भाषाओं के अंदर इस कहानी का अनुवाद किया जा चुका है। तो हमने देखा दोस्तों क्या? मृद भांड, अगली विशेषता, जो किस रंग के थे? लाल रंग के थे। उन पर किस रंग का चित्रण? काले रंग का। कैसा चित्रण? ज्यामितीय चित्रण। ज्यामितीय आकृतियां आपके सामने, प्रतिच्छेदी व्रत, त्रिभुज, सीढ़ियां, कंगियां, मछली और भी कई प्रकार की ज्यामितीय आकृति जो कि इनके ऊपर बनी हुई थी। यानी यहां के लोगों को इनका भी ज्ञान था। कुछ दो हमें मृद भांडों पर कुछ अलग प्रकार का चित्रण मिला, जैसे एक हड़प्पा। हड़प्पा से हमें एक मृद भांड पर मानव बच्चे का चित्रण मिलता है।
दूसरी बात लोथल, लोथल से हमें मृद भांड पर एक चिड़िया उत्कीर्ण मिली जिसके मुंह में हमें क्या दिखाई दी, मछली दिखाई दी। विद्वानों ने इस कहानी का समीकरण विष्णु शर्मा के कहानी पंचतंत्र की कहानी, यानी पंचतंत्र जैसी कहानी हमें सिंधु सभ्यता के समय भी ज्ञात थी। तो ये इसकी एक अगली विशेषताएं हुई। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसकी लगभग लगभग विशेषताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक आखिरी जो इसकी विशेषता है वो है शवादान। जो इसकी आखिरी विशेषता है शवादान। ये हम उन शवदान या शवादान, ये वो विशेषताएं हैं जो कि लगभग लगभग हमें संपूर्ण सैंधव स्थलों के अंदर प्राप्त होती हैं। बाकी हम अलग से भी पढ़ेंगे। प्रत्येक नगर जो महत्वपूर्ण 6 से 7 नगर हैं, हम उनकी जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम कुछ एक ऐसे नगरों के बारे में जानकारी लेंगे जिनमें कि 1 या 2 चीजें महत्वपूर्ण होंगी। देखिए दोस्तों, शवादान किस प्रकार से, पहले हम बात करें मुख्य तौर पर 3 प्रकार। सिंधु सभ्यता में शवदान करने की प्रक्रिया 3 प्रकार से थी मुख्य तौर पर। ये किस किस प्रकार से थी? पहला था आंशिक, दूसरा था पूर्ण और तीसरा था कलश। इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक था। सर्वाधिक जो प्रकार प्रचलन में था वह था कलश। अब ये होते क्या क्या हैं? आंशिक, पूर्ण और कलश, जिनमें कि मैंने कहा कि सर्वाधिक होता है कलश। आंशिक में जब पशु पक्षियों के भक्षण के द्वारा, यानी किसी की मृत्यु हो जाए तो पशु पक्षियों के भक्षण के द्वारा, पशु पक्षियों के भक्षण करने के पश्चात जो कुछ बच जाता था उसे या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। मैंने यहां 2 चीजें काम में ली हैं कि या तो दफना दिया जाता था या फिर उसे जला दिया जाता था। यानी दोनों ही चीजें, प्रथाएं यहां मौजूद थी कि या तो शव को जलाया जाएगा या उसे दफनाया जाएगा। अब कहां जलाया जाएगा और कहां दफनाया जाएगा उसकी बात हम फैक्ट में करेंगे। दूसरा पूर्ण, किसी के लिए कुछ नहीं, जब भी मृत्यु हुई तो उसे दफनाया या जलाया जाएगा। चलो, भक्षण के बाद यदि कुछ बचता था तो उसे एक मंजूसा या कलश में रखकर उसके अस्थि अवशेषों को रखकर उनका अंतिम क्रिया की जाए या तो उन्हें दफना दिया जाए। आज भी ये क्रियाएं मौजूद होती हैं कि हम हमारे जिस भी जीव की मृत्यु होती है, या हम ये कहें कि मानव में जिसकी मृत्यु होती है उसके अवशेषों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो लगभग उसी प्रकार की प्रक्रिया, यानी जिस किसी की मृत्यु हुई है उसके जो अस्थि अवशेष हैं उन्हें एक कलश या मंजूषा में रखकर उनकी अंतिम क्रिया की जाएगी, वो होगा कलश शवदान। यानी और हम ये कह सकते हैं कि इस समय हमें सर्वाधिक जो मिले हैं वो कौन सा प्रकार मिला है? कलश मिला है। अब इसके फैक्ट की बात, फैक्ट हम देखते हैं कौन कौन सा कहां कहां पर किस किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सैंधव स्थलों में हड़प्पा में शव को दफनाने
तथा मोहनजोदड़ो में जलाने के प्रमाण मिले। हड़प्पा में हमें दोस्तों शव को दफनाने और मोहनजोदड़ो, दोबारा फिल्म की बात करता हूं, उसके अंदर भी नदी के किनारे शवों को जलाते हुए दिखाया गया। तो हड़प्पा में तो शव को दफनाने, देखिए बार बार मैं फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिक्चर या फिल्म जो है वो देखने के बाद में हमारे दिमाग में वो स्थायी तौर पर रहती है। तो हड़प्पा में शव को तो दफनाने और मोहनजोदड़ो में शव को जलाने के प्रमाण। अब इस शव को किस प्रकार से दफनाया जाता था, तो अगर हम देखते हैं तो देखिए सामान्यतः शव उत्तर से दक्षिण में दफनाए जाते थे। सामान्यतः सैंधव स्थलों में जो शव का दाह संस्कार किया जाता था उसमें सिर उत्तर में और उसके पैर दक्षिण में होते थे। यह सामान्यतः की बात करें। अगर हम अपवाद स्वरूप बात करें तो कुछ एक जो हमें अलग चीजें प्राप्त होती हैं वो कहां से हैं। पहली चीज तो हमें मिली हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा में एक शव को दक्षिण से उत्तर में दफनाया गया। दफनाया गया है। देखिए मैंने कहा अपवाद, सामान्यतः सिर उत्तर में होता था, पैर दक्षिण में, लेकिन एक शव है जिसका सर दक्षिण में है और उसके पैर उत्तर में है। यह कोफीन में, ये नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अभी मैंने कहा कि यह जो शव था यह कोफीन में दफनाया गया है। यह शव किस में दफनाया गया है? कोफीन। अब कोफीन क्या चीज है, तो इसके लिए ताबूत शब्द भी काम में लिया जाता है, या हम सामान्यतः कहें तो एक लकड़ी का बक्सा या पेटी जिसके अंदर इस शव को रखा गया है। सामान्यतः बाकी शवों को कोफीन या ताबूत या लकड़ी के बक्से में नहीं रखा जाता था। अब यह एक विशेष शव है जिसे उल्टे तौर पे करके दफनाया गया है। तो विद्वानों ने इसे यानी शव को विदेशी शव के रूप में पहचाना गया। यानी यह विद्वानों का कहना है कि यह जो व्यक्ति था जिसकी की मृत्यु यहां हुई या इसे यहां दफनाया गया, यह सिंधु सभ्यता से हड़प्पा से संबंधित नहीं था, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति था जिसकी किसी कारणवश यहां मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार यहां पर किया गया। इसीलिए उसके पैर उत्तर में और सर उसका दक्षिण में रखा गया। अगले हम अगर इसके फैक्ट के तौर पर चलें तो हमें ध्यान आता है लोथल। लोथल में दो चीजें हमें मिलेगी।
पहली चीज पूरब से पश्चिम में दफनाने के प्रमाण, यानी जिस प्रकार से सामान्य सिंधु सभ्यता में उत्तर से दक्षिण में दफनाए जाते थे, उसी प्रकार से हमें लोथल में पूरब से पश्चिम में दफनाने के प्रमाण दिखाई देते हैं। मैंने कहा यहां से दो चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज जो लोथल से मिली है वो क्या मिलती है हमें? युग्मित समाधियां, युग्मित समाधियां मिली। हाँ जी, ये थोड़ा सा एक अलग बात। युग्मित समाधियां यानी एक ही कब्र के अंदर एक से ज्यादा लोगों को दफनाया गया। ये दो फैक्टों की ओर इशारा करता है कि या तो अचानक कोई बहुत बड़ी महामारी के कारण ऐसा किया गया, या फिर अगर आपसे कभी पूछा जाए, देखिए सिंधु सभ्यता में सामान्यतः सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन कभी किसी ने पूछा हो कि सिंधु सभ्यता में सती प्रथा के प्रमाण होने की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो वह स्थान होगा लोथल, क्योंकि यहां पर मिस्र के जैसे एक ही समाधि में एक से अधिक शवों को दफनाया गया है। अगला हमारा एक और महत्वपूर्ण जो स्थल है वह है रोपड़। रोपड़ दोस्तों पंजाब में पड़ता है। रोपड़ की विशेषता क्या है? रोपड़ की विशेषता यह है कि यहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण हमें जो प्राप्त होते हैं वो कहां से मिलते हैं? रोपड़ से। ये खास खास विशेषताएं जो कि फैक्ट बनते हैं कि सिंधु सभ्यता में शवदान तीन प्रकार से, आंशिक, पूर्ण, कलश, सर्वाधिक जो होते थे वो कलश होते थे। तीनों का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। हड़प्पा में शव को दफनाने में मोहनजोदड़ो को जलाने के प्रमाण, सामान्यतः शव सिर उत्तर में पैर दक्षिण में। हड़प्पा से एक शव जिसका सर दक्षिण में पैर उत्तर में, क्यों? कोपीन में विद्वानों ने कहा कि यह है विदेशी। पूर्व से पश्चिम में लोथल से, और युग्मित समाधियां भी लोथल से। छोटी सी एक आखिरी चर्चा हम करेंगे इसके विषय में। देखिए कई बार एक शब्द बदलने से आंसर बदल जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा यह बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन एक शब्द हटने से दूसरा शब्द लगने से आंसर दूसरा भी हो जाता है, उत्तर बदल जाता है। यदि हमसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा रोपड़, पंजाब। मैं देखिए वो का वो क्वेश्चन बोल रहा हूं, केवल एक शब्द हटाकर दूसरा शब्द जोड़ रहा हूं। मैंने पहले शब्द जोड़ा सिंधु, कि सिंधु सभ्यता में कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, तो हम कहां से करेंगे दोस्तों? रोपड़, पंजाब। अब मैं सिंधु हटाता हूं और उसकी जगह लगाता हूं पूरा पाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं। केवल एक शब्द हटाए, सिंधु की जगह मैंने लगाया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। वो का वो क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बदलता है। पूरा पाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण हमें मिलते हैं ब्रज होम कश्मीर, यानी सीधे हम पंजाब से कहां चले जाएंगे? कश्मीर चले जाएंगे। तो ये था सिंधु सभ्यता की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं। इसके आगे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे हम चलेंगे तो हमारे दो टॉपिक रहे, एक तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमुख स्थलों से
अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं वो क्या क्या मिली हैं और उनका क्या महत्व है तथा हमारे लिए उनकी जानकारी किस प्रकार से है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कुछ एक चीजें, या सामाजिक भी कह सकते हैं, कुछ एक चीजें तो हम अभी तक इन विशेषताओं में देख चुके हैं। हमारे अगले पार्ट के अंदर हम बाकी चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं ताकि हम उनका निराकरण करने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे सैंधव के प्रमुख नगर। धन्यवाद।